क्या तैयारी करनी है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं कि क्लास 12th को अच्छे से निकाल ले, 11th को अच्छे से पढ़ ले। यानी अप्रैल में आप लोग एकदम तैयार होंगे कि हमें अब स्टार्ट करना है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, 3 महीने कैसे निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। अगर मैं देखूं कि सेल्फ स्टडी के लिए तो कुछ टाइम बच ही नहीं रहा है, क्योंकि बिजनेस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे डेली बेसिस पर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो क्लास 11th के बच्चों, आपको पूरे साल कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं कि क्लास 12th को अच्छे से निकाल ले, 11th को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो इसी सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपके साथ आ गई हूँ। क्लास 11th कॉमर्स आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए नया सा सब्जेक्ट होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी होती है, इन्हीं सारी बातों को हम लोग विस्तार से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बेटा एक रोड मैप देख लेते हैं। रोड मैप का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कोई रोड है जो जिस पे चलना है। क्लास 11th की तैयारी कैसे करनी है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की जो जर्नी होगी आपकी, वह क्या होगी, वो यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखो बेटा, कॉमर्स ले चुके हो, कॉमर्स में थोड़ा बहुत, कॉमर्स के बारे में आप लोगों को पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत तो पता है ही कि क्लास 10th में आपने कॉमर्स सब्जेक्ट यूपी बोर्ड में पढ़ा भी होगा। लेकिन 11th क्लास बिल्कुल अलग क्लास होती है, एकदम डिफरेंट सी क्लास होती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ते हो ना, वो काफ़ी कुछ नया सा होता है। तो तैयारी अच्छे से स्टार्टिंग से हो जाए, गाइडेंस अच्छे से मिल जाए, तो आप लोगों का 11th क्लास बहुत स्मूथली रन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 11th का आपको रोड मैप, यानी तैयारी कैसे करनी है स्टार्टिंग से। अभी आप लोग क्या है, अभी आप लोग जस्ट 10th का एग्जाम दिए हैं, और कुछ बच्चों के तो रिजल्ट भी अभी नहीं आए होंगे, है ना। लेकिन आपको 11th की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 10th अब आपका खत्म हो चुका है। और मान लो मार्च में तो नहीं, लेकिन अप्रैल में आप लोग एकदम स्टार्ट कर दोगे अपनी तैयारी अच्छे से। तो ये जो अप्रैल का मंथ होगा ना, यानी अप्रैल में आप लोग एकदम तैयार होंगे कि हमें अब स्टार्ट करना है। तो अप्रैल से लेकर के अगर मैं बात करूं कि हमें अपना कोर्स 2-3 बार रिवीजन के साथ कंप्लीट कर लेना चाहिए, कब तक, दिसंबर तक। जी हाँ, दिसंबर तक, यानी दिसंबर जो हमारा लास्ट ईयर होगा, आपका लास्ट मंथ होगा इस ईयर का 2025 का, आपको वहां तक अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन के साथ कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जनवरी मंथ में आपके हो जाएंगे एग्जामिनेशन, और कहीं ना कहीं आपके टेस्ट तो हर मंथली होते ही रहेंगे, है ना। तो आपको अप्रैल से अपनी स्टार्ट कर देनी है जर्नी 11th क्लास की। इसमें आपको कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, मतलब कॉमर्स के जो मुख्यतः 3 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, आप सब जानते हैं कि आप पढ़ते हैं अकाउंट्स, है ना। फिर आप लोग देखते हैं क्या, बिजनेस स्टडी, बीएसटी, और आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। ये तो मेजर सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के। ठीक, इसके अलावा आप लोग ऑप्शनल में कुछ लोग मैथ्स भी पढ़ते हैं, कुछ लोग, और हिंदी इंग्लिश तो आपका होता ही है, इंग्लिश होता ही है, हिंदी होता ही है, और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी बच्चों के अलग अलग होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 तो आपके कॉमर्स का डोमेन यानी विशिष्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक, ये हमें क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट की जो विशेषता है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई अपनी करनी है, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और इसको हमें कैसे करना है, टुकड़ों में करना है। यानी पहला हमें करना है अप्रैल टू जून तक। ठीक, अप्रैल से लेकर के जून तक जो हमारे 3 महीने होंगे, फर्स्ट 3 मंथ, वो तो हमें समझने में ही लग जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं, क्या पढ़ना है। मतलब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, 3 महीने कैसे निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन नहीं, आपको क्या कर लेना है भाई, आपको शुरू से ही टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो याद रखिए, टाइम टेबल बनाना है, हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, अकॉर्डिंग टू टाइम करना है, और हड़बड़ी नहीं करनी है।
ठीक है। इसके बाद जब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई थोड़ी सी आपकी आसान हो जाती है। यहाँ पर देखिए बेटा, कुल मिलाकर अगर आपको देखना होगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपके जो टोटल सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स के क्या क्या है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, उसी के अनुसार आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। ठीक, तो सिलेबस क्या है, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडी का, इंग्लिश और हिंदी का, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में यदि मैथ्स है तो उसका, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस आपको देख लेने हैं अच्छे से। सिलेबस आपको कहाँ मिल जाएंगे, सिलेबस आपको किताबों में भी मिल जाएंगे और आपके बोर्ड के वेबसाइट पर भी आपको सिलेबस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से देख लेना है। फिर क्या करना है, सिलेबस देखने के बाद आपको सिलेबस के अनुसार क्या करना है, टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल मैम कैसे बनाएं, देखो बच्चा, टाइम टेबल बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कुल कितने घंटे मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है, कोचिंग में यदि आपकी ऑफलाइन कोचिंग है या आपकी ऑनलाइन कोचिंग है, कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको कहां से क्या चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो समझ के अनुसार अपनी कह सकते हैं कि जहां हमें जिस टीचर से पढ़ना सही लगता है, जिस टीचर का हमें समझ में आता है कंटेंट, हम उससे पढ़ते हैं, है ना। तो चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, ये चॉइस आपकी है, डिपेंड करता है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं क्या उस टीचर का पढ़ाया हुआ सभी चीज आपको समझ में आता है। यदि आता है तो वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, स्कूल भी आप जाते हो, क्योंकि अभी तो आपका स्कूल का टाइम भी चल रहा है, तो स्कूल में करीब आपके 5 से 6 घंटे चले जाते हैं, है ना। उसके बाद आपके जो डेली रूटीन के टास्क होते हैं, जिसे हम कहते हैं टास्क जो होते हैं, जो काम आपके होते हैं, नहाना, खाना पीना, एंजॉय करना, रेस्ट करना, ये सब भी डेली आप करते हो, तो इसके लिए भी करीब आपके 3 से लेकर के 4 घंटे का टाइम चला जाता है ना। उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि कहीं ना कहीं आपको होमवर्क करना पड़ता है, उसके लिए भी आपका टाइम चला जाता है, क्योंकि होमवर्क कुछ ना कुछ कोचिंग के मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपके स्कूल्स के मिलते हैं, तो करीब 2 घंटा उसमें भी मान लीजिए। तो कुल मिला के ये जो 12 घंटे हैं आपके, 12 आवर्स जो हैं आपके डेली के, वो जाते ही जाते हैं, वो फिक्स है, वो जाने ही जाने हैं आपके, खत्म होने ही होने हैं। ठीक है, चाहे आपके स्कूल में 5 से 6 घंटे जा रहे हैं, चाहे आपके फिर होमवर्क में जा रहे हैं, तो 12 घंटे आप निकाल दीजिए 24 घंटों में, तो आपके पास कितने घंटे बच जाते हैं, आपके पास बच जाते हैं 12 आवर्स लेफ्ट बच जाते हैं। ठीक है, अब इसी 12 घंटे में आपको क्या करना पड़ता है, इसी 12 घंटे में आपको अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में भी समय देना पड़ता है। और इस कोचिंग की टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, करीब मान के चलिए कि ये कोचिंग की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो करीब 4 से 5 घंटे तो होती ही है। मान लीजिए मिनिमम 4 आवर्स हम कोचिंग को दे देते हैं, कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग को दे देते हैं। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग से पढ़ रहे हैं तो, वाईटी से पढ़ रहे हैं तो, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, तो 4 घंटे आपकी कोचिंग में जाने ही जाने हैं। ठीक, अब बच गए आपके पास कितने, आपके पास बच गए 8 आवर्स के टाइम। अब ये 8 आवर्स क्या है भाई, आपको सोना भी तो होगा, आपको सोने के लिए भी तो समय चाहिए, और मिनिमम आपके समय में तो 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी ही लेनी है। तो 8 घंटे आपका ये जो स्लीप टाइम होता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब समय कहाँ है पढ़ने का, यानी सेल्फ स्टडी का। अगर मैं देखूं कि सेल्फ स्टडी के लिए तो कुछ टाइम बच ही नहीं रहा है, क्या बिना सेल्फ स्टडी किए आपका सही से टाइम टेबल मैनेज हो सकता है, क्या पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, क्या सही तरीके से आप क्लास 11th में अच्छे नंबर पा सकते हैं बिना सेल्फ स्टडी किए, सिर्फ कोचिंग गए, सिर्फ ट्यूशन गए, सिर्फ होमवर्क 2 घंटा कर लिया, काम चल गया? नहीं, आंसर आएगा बड़ा सा ना। नहीं, आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालना है। तो मैम इतने बिजी शेड्यूल में सेल्फ स्टडी के लिए हम कैसे समय निकालें, कहाँ पर हम क्या चीज हम कम करें, क्या सोना कम कर दें, क्या हम खाना पीना अपना रोक दें, या हम कोचिंग ट्यूशन जाना ही बंद कर दें, या स्कूल जाना बंद कर दें, क्या करें जिससे कि हमें कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकल जाए। तो सेल्फ स्टडी का मतलब होता है 3 घंटा बेटा, कम से कम आपको 3 आवर्स, 3 घंटे निकालने ही निकालने हैं। अब ये निकलेगा कैसे, अब ये होगा कैसे, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, वो चीज देखने की बात आती है।
तो मैनेजमेंट करने के लिए अब यहाँ पर देखो बेटा, 5 से 6 घंटे जो आपके स्कूल के आते हैं, 3 से 4 घंटे जो आपके टास्क आते हैं, आप उसमें से कुछ टाइम निकाल सकते हैं। करीब आप मान लो ये 2 घंटा जो आप होमवर्क कर रहे हो, इस होमवर्क को अगर आप इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए कि आप सिर्फ स्कूल के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसमें अपनी खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करके आप रिवीजन कर रहे हैं, डेली रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो डेली रूटीन टास्क में ये देखो 3 आवर्स कर देते हैं, और होमवर्क टाइम को हम लोग होमवर्क टाइम ना बोल करके यहाँ पर हम लोग सेल्फ स्टडी टाइम बोलते हैं, सेल्फ स्टडी टाइम। ठीक है, 3 आवर्स यहाँ हो गए, यानी हमें करीब करीब 3 घंटे यहाँ मिल गए, 3 आवर्स मिल गए। ठीक है, डेली रूटीन टास्क में जो आप 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, 3 घंटे नहाने धोने, खाने पीने, नॉर्मल आराम, स्लीप लेने, नैप लेने जिसे कह सकते हैं उसमें, और सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे हो गए। बेटा ये 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट घंटे हैं, चाहे आप कभी भी निकालिए, सुबह अर्ली जल्दी उठ करके बनाइए 3 घंटे की स्टडी टाइम टेबल, या लेट में नाइट में अगर आपको पढ़ने की हैबिट है, यानी 9 बजे के बाद 9 से 12 आप टाइम दे दीजिए, जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपके रूटीन के अकॉर्डिंग आपसे मैच करता हो, वो चीज़ आप 3 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए रोज दीजिए। अब टाइम टेबल में ये भी ध्यान में रखना है बेटा, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास अकाउंट्स है ना, हमारे पास अकाउंट्स है, ठीक है, और हमारे पास इको भी है, और हमारे पास बीएसटी भी है। तो पहले इन 3 मेजर सब्जेक्ट की बात करें। डेली अकाउंट्स मांगता है प्रैक्टिस, क्योंकि ये होता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स, मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए और आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो बेटा अकाउंट्स है ना, उसमें आपको करीब डेली मान के चलिए 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा तो आपको निकालना ही निकालना है इसके लिए। और बच गए आपके पास 1.5 घंटे, तो इस 1.5 घंटे में आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं इकोनॉमिक्स और इको और बीएसटी के साथ। ठीक है, या जो भी आपको लग रहा है कि पहले इसको आज पढ़ना है तो आज इसको ज्यादा पढ़ लिया, इको थोड़ा कम पढ़ लिया, बीएसटी ज्यादा पढ़ लिया, या किसी दिन बीएसटी कम पढ़ा, इको ज्यादा पढ़ लिया। तो इस तरह से आपके जो रिमेनिंग 1.5 आवर्स हैं वो आपको इस तरह से निकालने हैं या यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं देखूं तो आपका कुल मिला करके टाइम टेबल शेड्यूल हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि बेटा हमें सेल्फ स्टडी के महत्व को समझना होगा। कोचिंग ट्यूशन के सिलेक्शन में भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका समझ में आए कंटेंट वहां से हमें पढ़ना है। जो चीज हमें आसानी से समझ में आ जाए, या जो चीज हम जिस टीचर का ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, वहां से हमें उसे फॉलो करना है। कोई प्रॉपर ये चीज नहीं है कि आपको इसी कोचिंग में ऑफलाइन जा करके ही, बैठ करके ही पढ़ना। यदि आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ सकते हैं तो बेटर है कि आप ऑनलाइन पढ़िए। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, रिकॉर्डेड ऑप्शंस होते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करने का ऑप्शन रहता है, इसीलिए ऑनलाइन काफी हद तक बेस्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, यदि आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, अनुशासन या रोज रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे, तो कभी कभी आप ऑनलाइन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उस केस में आपको ऑफलाइन पर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्व अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो आप ऑनलाइन को मैं रिकमेंड करूंगी। तो इस तरह से टाइम मैनेज करके अपनी स्टडी को सही तरीके से अप्रैल से ही शुरू कर देना है। अब बात आती है बेटा कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया मैम, हम डेली पढ़ रहे हैं, जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लेते हैं, स्कूल में स्कूल वाला पढ़ते हैं, हम कोचिंग हम डेली जा रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, अटेंडेंस हमारे सही है। बेटा कोचिंग ट्यूशन और स्कूल्स रेगुलर जाने से काम नहीं चलने वाला। सिर्फ करना क्या होगा आपको, करना आपको ये होगा कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है डेली बेसिस पर, आपके स्कूल्स में या आपकी कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है। आप घर आइए, सेल्फ स्टडी करते समय उन चीजों का रिवीजन आपको करना है, क्योंकि बिजनेस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे डेली बेसिस पर जो आपको पढ़ाया गया, उसको यदि आप आकर के रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो भूलने की आदत होने की वजह से हमारा जो मेमोरी है वो इतना शार्प नहीं है कि हमें 2 महीने पहले वाली पढ़ी हुई चीजें बिल्कुल उसी तरह से याद रहें। यदि हम रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीजें हमें भूल जाया करते हैं हम उसे।
तो रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, जो पढ़ाया गया उसी दिन उसका डेली हम लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, या फिर हम टेस्ट दें, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम नोट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और नोट्स वो होगा जो हमारा हैंड रिटन नोट्स होगा, बिना किसी सप्लीमेंट की सहायता से। तो इस तरह से नोट्स मेकिंग करके, टेस्ट दे करके, क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम अपनी रिवीजन करते रहेंगे जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिया है। और रिवीजन डेली बेसिस पर होगा, टेस्ट के बेसिस पे होगा, और वीकली भी होगा। वीकली भी आप रिवीजन करिए चैप्टर वाइज, जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उसका। इस तरह से यदि आप प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे तो आप जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं वो चीजें आप भूलेंगे नहीं। और रिवीजन करना बेहद मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो इन कुछ चीजों का ध्यान में रखने से आपकी जो 11th कॉमर्स की जो जर्नी होगी वो आसान सी हो जाएगी, और आपके लिए काफी कह सकते हैं हेल्पफुल रहेगी। तो इन चीजों को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए 11th क्लास को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, कॉमर्स की पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए।